मुसलमान तो हर आपके भाजपा के कार्य में जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सामने देख लीजिए मस्जिद को तोड़ा गया। मैं कह सकता हूं कि आप अवैध जमीन पे बनाए थे, उसको तोड़ा गया, ये फैसला सही है। अच्छा, तो बात कर लीजिए, जैसे भाजपा की बात लगातार हो रही है, तो आपको योगी जी की सरकार कैसी लगी? एक स्टाइल उनकी अच्छी लगती है कि कानून का जो घेरा है ना, उसी के अंदर सभी जनमानस को रखना चाहते हैं। जो उससे बाहर जाएगा उसके ऊपर रास्ता लगेगा, गुंडा एक्ट लगेगा, वो जेल जाएगा। रोजगार नहीं मिल रहा है। कौन सा रोजगार आपको रैंक नहीं मिल रहा है? तमाम लोग आप जिस बाजार से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, एक बेस्ट स्टूडेंट लेके आइए जो अच्छे मार्क के साथ क्वालिफाई किया हो, उसको रोजगार न मिला। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी आप पे भरोसा करेगी इस बार? तो मेरा काम है अपना काम करते रहना। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है, हमारे यहाँ नेता भी बहुत हैं, लेकिन संगठन बेस्ड पार्टी है। नमस्कार, और मैं शत्रुघ्न कुमार, मैं इसमें मौजूद हूँ एक ऐसे खास मेहमान के साथ जिनकी चेहरा सोशल मीडिया हो, क्षेत्र हो, जनता के बीच में हो या किसी के साथ आपको हमेशा नजर आता है। हमारे बीच में मौजूद हैं विजय कुमार राजी। हम इनसे जुड़ेंगे और तमाम चीजों बात करेंगे, जैसे कि अभी देखा गया कि अटल पद यात्रा था, तमाम चीज एक महीना इनका अटल पद। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे इस यूपी बिहार न्यूज़ चैनल पे। शत्रुघ्न जी, आप तो इसी बाजार के रहने वाले हैं। सर, देखा गया आज हम लोग की मुलाकात तो बहुत दिनों के बाद हुई है, तमाम चीज सवाल लोगों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं, और देखा गया कि एक महीने लगातार आपकी अटल पद यात्रा चली, तमाम लोगों से आप मिले, बातचीत किए। उस दौरान ये भी देखे गए कि क्या लोगों के पास जो मोदी जी की योजनाएं चल रही है वो पहुंची है कि नहीं पहुंची है, और तमाम लोगों से आप मिले, तो क्या लगा कि योगी जी की जो तमाम योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है? देखिए, एक तो आपसे मुलाकात आज के ठीक 29 दिन पहले हुई थी जी। बास गांव से, जब अटल पद यात्रा का प्रारंभ हमने किया था, और आज समाप्त हुई है। कल इसको खिचड़ी की मकर संक्रांति के सर्वोज के साथ ही समाप्त होगा जी। अटल पद यात्रा के माध्यम से जो गांव गांव हम लोग गए, उस पद यात्रा का नाम दिया हमने अटल पद यात्रा। अटल मतलब मैं बिल्कुल अटल था जी। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने बातों पे अटल रहते थे, वैसे मैं भी अटल था कि 30 दिन तक लगातार पैदल चलता ही रहूंगा। बीच में ठंडा भी बहुत आपको डिस्टर्ब देखा गया। वो हम लोगों के लिए अच्छा रहा, क्योंकि जब ठंडक पड़ती है थकान नहीं होती है, और ठंडक की वजह से यात्रा रुक जाए जी, तो वो अच्छी बात नहीं थी। तो उसका हम लोग को लाभ ही मिला है। लाभ मिला है। कई बात आपका कि मोदी जी की योजनाएं, योगी जी की योजनाएं मतलब समाज में, गांव में पहुंची कि नहीं पहुंची, तो मैं मानता हूँ कि 10 से 5% अभी बहुत इनोसेंट लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, अपनी मजदूरी में ही दिमाग लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें लगे रहते हैं। लेकिन 90% लोग जो है, जनता जो है, इस सरकार की योजनाओं से वाकिफ है और कोशिश कर रहे हैं इसका लाभ लेने के लिए। लेकिन गांव में एक बहुत एक्टिव सोशल वर्कर की जरूरत है, और जो एक केंद्र बिंदु हो और वहाँ गांव का आदमी पहुंच जाए अपनी आवश्यकता के लिए, और वो आदमी फुली टाइम बैठा हो। फुल टाइम गांव में रहने वाला एक ही व्यक्ति है, वो ग्राम प्रधान। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार को ग्राम प्रधानों को बुला के और उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए सरकार की सभी योजनाओं के बारे में। वो एक बेहतर एक सेंटर बन सकता है जहाँ गांव का छोटा आदमी, बड़ा आदमी, कोई भी है, उसको सलाह मिल सकती है और उसके साथ उस केंद्र तक जा सकता है जहाँ उसकी जरूरत पूरी होनी हो। और मुझे लगता है कि ग्राम प्रधान का जो पद है उसको सरकार अगर मानदेय के बजाय वेतन पे ला दे, या मानदेय ही उसका अच्छा खासा कर दे, और तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उस समय तो पूरा देता है गांव में, लेकिन बाध्यता उसकी नहीं रहती है। तो हमें उसकी योजनाओं के साथ अगर उसको बाध्य कर दें कि अगर गांव में किसी व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिला तो उत्तरदायी आप हैं,
तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट गांव के गरीब लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। अच्छा, अटल पद यात्रा लगता रहा तो एक मंथ चला, तो मेन मूल उसमें क्या दिखा कि जनता के बीच में क्या चीज पहुंचना चाहिए, क्या अभी तक जनता को नहीं? देखिए, अभी तो जिसकी उम्मीद हम लोगों को भी नहीं थी, गांव में जाने से पता चला है कि कोई माँ बाप बहुत बुजुर्ग है, घर में पड़ा है, उसके 2 बेटे हैं, दोनों सऊदी अरब, बंगलोर, कोलकाता, मद्रास, अपनी रोजी रोटी की नीयत से गए हुए हैं और घर पे माँ बाप का ख्याल है। वो बीमार हैं, चारपाई पे पड़े हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है। अकल्पनीय हम लोगों को दिखाई दिया कि कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 10-15 पैरालिसिस के मरीज ना हो। अच्छा, ये बड़ा कुछ हम लोगों को अजूबा सा लगा। और पैरालिसिस होकर अपने बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, उनके बच्चे हैं नहीं। मुझे लगता है ऐसे जो मरीज हैं, एक तो हमें एक रिसर्च का विषय है कि इतनी ज़्यादा पैरालिसिस के पेशेंट क्यों हैं गांव में। पुरानी पद्धति चली आ रही है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्रेन अटैक हो गया उसको जो, लेकिन अब ये रिसर्च का विषय है कि पहले नंबर कम था, अब नंबर इतनी ज़्यादा क्यों है। ये बड़ा मतलब हम लोगों के लिए एक दर्दनाक कह लीजिए ये नज़ीर जो हम लोगों को सामने दिखा है गाँव में। सरकार को ऐसे परिवारों को सूचीबद्ध करना चाहिए, सूचीबद्ध करना चाहिए और कुछ उनके जीवन शैली के बारे में सरकार को विचार भी करना चाहिए। कुछ सड़कें भी हमने देखी है, ठीक है, 85% सड़कें इस सरकार में बनी हैं, रूरल सड़कें हैं, चाहे ODR MDR हैं, सब बने हैं, लेकिन 15% अभी जरूरत है। 15% उस पर भी सरकार चिंतित है, सरकार अपना काम करेगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली है। अच्छा, बात किए जाए, तमाम सोशल मीडिया पे देखा जाता है बहुत चीज़ आप बारीकी से लिखते हैं और बहुत देखा जाए रिसर्च करके, कोई पढ़ेगा तो कहे कुछ ना कुछ रिसर्च करके लिखे हैं। तो देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की सरकार लगातार 75 वर्ष रही, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बेहतर रही, तो लोगों ने 75 वर्ष एक्सेप्ट किया। तो क्या अंतर दिखता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में आपको? देखिए, आपका सवाल बड़ा वो है, जैसे हम कह सकते हैं कि हम लोगों के जन्म के पहले का, क्योंकि आजादी के पहले आजादी जो सरकार है कांग्रेस की है। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय के लोगों को लगा कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई है जी भारत को, तो कांग्रेस ने आजादी दिलाई है भारत को। लंबे समय तक कांग्रेस को उन्होंने सत्ता में रखा। हमारे पूर्वज एक बात तो कहते थे कि कांग्रेस के नियत में कोई खोट नहीं है, कांग्रेसियों के नियत में कोई खोट नहीं थी, उनकी नीतियों में नीतियां खराब रही, नीतियां खराब रही। तो जो नीति बनाने वाले लोग थे उनके अंदर जो है तुष्टीकरण था, तुष्टीकरण को ध्यान में रख के नीतियां बनाते थे, जिसका नतीजा आज भी भारत भोग रहा है। आज भी भोग रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसका परिणाम हमको आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेसियों ने जो इतिहास लिखा, वो कभी ऐसा इतिहास नहीं लिखा कि आने वाली पीढ़ी जो है ठीक से उसको समझ पाएगी, यानी कि इतिहास के केंद्र बिंदु में उसने अपने को ही रखा और अपने परिवार से संबंधित लोगों को ही रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अथक प्रयास के कह लीजिए कि आरएसएस को ये लगा कि हमको अपनी बात लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने के लिए हमको ये राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई राजनीतिक पार्टी के रूप में। जब बातें सदन के अंदर उठने लगी, कांग्रेस और भाजपा में कंट्रोवर्सी होने लगा, बात आने लगे, जवाब उसके मिलने लगे, तो धीरे धीरे लोगों को लगा कहीं न कहीं हम कुछ गलतफहमी के शिकार थे, और भारत की जनता मूल भावना से भटकी हुई थी, जिसका रिजल्ट है कि आज के समय में पूरे भारत में मुझे लगता है 24 के आसपास राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है। पहले की सरकार कांग्रेस को उठाते हैं तो कांग्रेस में विकास की गति धीमी थी, भ्रष्टाचार की गति तेज थी, उसकी गति तेज थी। कांग्रेस वाले लोग तो कर रहे एक सेकंड, जो देश की जरूरत थी उसकी गति धीमी थी।
वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख लीजिए, हमारी विकास की गति तेज है, भ्रष्टाचार हम समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ाए हुए हैं और प्रोजेक्ट आज स्वीकृत करते हैं जिस कार्यकाल में, उसी कार्यकाल में उसका उद्घाटन करते हैं। हम डिले नहीं करते हैं, यानी कि हम जो कहते हैं उसको करते हैं। राजनीति बाद में है, राष्ट्रवाद पहले है, हमारी संस्कृति पहले है। इसलिए हम पहले कहते हैं, पहले हमारा भारत, पहले हमारी भारत माता, उसके बाद हमारे राज्य। कांग्रेस तो कहती है हमारे बनाए हुए रास्ते पे चलती है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जो कार्य कर दिए उसको पूरा करने में लगती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, जब वो कार्य कर दिया तो उसको कौन सा पूरा करेंगे हम? जो आपने शिलान्यास करके छोड़ दिया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का चिनाब ब्रिज उठा लीजिए, कहाँ जवाहरलाल नेहरू ने शिलान्यास करके छोड़ा, तो उनका कार्यकाल देखिए, जवाहरलाल नेहरू कब प्राइम मिनिस्टर थे, और देखिए मोदी जी उसको 4 साल में उसको बना के पूरा कर दिया। एक हमारे लिए चिनाब ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर का नजीर है, पूरी दुनिया के लिए है। बात किया जाए 75 साल में जब भी बीत चुके हैं अभी, और जब भी चुनाव होता है तो गरीबी हटाने की मुद्दा छीनती है कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीबी को हटाएंगे। क्या लगता है गरीबी सरकार में किस तरह मिटने वाली है? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि हम गरीबी को दूर करेंगे, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा गरीबी को दूर करेंगे। उनके बाद राजीव गांधी आए, गुजराल आए, देवगौड़ा आए, चंद्रशेखर जी आए, सबने कहा कि हम गरीबी को दूर करेंगे। गरीबी 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 बोलते बोलते ये कॉमन लैंग्वेज हो गई है राजनीति में, लेकिन गरीबी हटी, लेकिन गरीबी पे काम कर पीछे की सरकार ने ठोस रूप से काम नहीं किया। मैं जहां तक कहता हूँ, आज से पहले क्या किसी को फ्री गैस कनेक्शन दिया गया? आप बताइए। दिया गया। इस सरकार के पहले क्या दिया गया? नहीं दिया गया। उसको चूल्हे पे खाना बनाने के लिए छोड़ दिया गया, जिसके धुएं से उसका लंग्स खराब हो, उसकी आंखें खराब हो, वो बीमार पड़े, हमारे कोई चिंता थी? नहीं, कोई चिंता नहीं। मुझे भी याद है कि मुझे अपना गैस कनेक्शन लेने के लिए जब माननीय शिवप्रकाश मणि जी सांसद थे, वर्तमान सांसद के पिताजी जब सांसद थे, तो उनसे जाके कनेक्शन लेके आए थे। तब सांसद लिखता था कांग्रेस की सरकारों के टाइम में। आज एक डिलीवरी वैन गैस लेकर सामने खड़ा है, 10 मिनट में ये गैस का कनेक्शन लेके कोई चला जाता है। तो हमने गरीबों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया है। आज भी उस पर 300 रुपये की सब्सिडी देते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, तो कोई गरीब खाने भी न मरे। उसके घर के जाने का रास्ता बनाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको घर दे रहे हैं। मतलब गरीबी को समाप्त करने के जितने भी उपाय हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और नीतियां हमारी गरीबी मिटाने के लिए सही हैं। तभी दुनिया के देशों ने भी स्वीकार किया है कि भारत में गरीबी नीतियों के आधार पे कई करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर में। तो वर्तमान सरकार इस पे दृढ़ संकल्पित है कि गरीबी को हम हटा के रहेंगे। क्या आपको लग रहा है अब गरीबी शब्द को हमने हटा दिया, अब उसको जरूरतमंद की बात करते हैं। यानी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार में गरीबी समाप्त के कगार पे समाप्त के कगार पे, और हम करके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये गरीबी मिट के रहेगी। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग विषय है सरकार। सिर्फ गरीबी शब्द हटाया गया है, जरूरतमंद लगा दिया गया, गरीबी संपन्न। देखिए, अब देखा जाए कुल मिला के तो जिस गरीबी शब्द की परिभाषा पहले हम लोग किया करते थे, लोग भूख से मरते थे, बीमार होकर मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, तो इन चीजों पे गरीबी शब्द आते थे। लेकिन आज के डेट में हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का भोजन दे रहे हैं, कोई खाने में नहीं मर सकता। हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, इलाज के बिना कोई नहीं मर सकता। तो इसलिए हमने उसको गरीबी शब्द को हटा के अब जरूरतमंद की बात करते हैं कि कोई भी जरूरतमंद किसी बिंदु पे है तो सरकार उसके लिए खड़ी है। बात कर लिया जाए, अभी देखा जाता है आपके नाम के आगे जब भी लिखा जाता है भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय कुमार राय। आपकी एक अभी कुछ दिन पहले भूजा पार्टी चला था, उसमें तमाम मुसलमानों को देखा गया कि अधिकतर संख्या में उस भूजा पार्टी में सम्मिलित थे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि मुसलमान की बात होती है स्थायी रूप से, क्या लगता है स्थायी रूप से मुसलमान की और हिंदू की जो बात होती है, लड़ाई होती है, जब चुनाव सामने आता है अधिकतर दिखाया जाता है, तो कब अस्थायी रूप से खत्म होने वाली है हिंदू और मुसलमान की? देखिए, जो मेरा मानना है वो पार्टी के लेवल पर नहीं लीजिएगा। जी, जो मेरा मानना है कि मुसलमान और हिंदू
ये राजनीति की लड़ाई है, समाज की लड़ाई नहीं है। हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे, राजनीति लड़ा रही है। देश में जब भी कानून का राज होगा, उस कानून के दायरे में हमारे मुस्लिम भाई रहेंगे और कानून के दायरे में हमारे हिंदू भाई रहेंगे। अब तक इस देश में जो सरकारी काम किए हैं वो लचर व्यवस्था के तहत काम किए हैं, तुष्टिकरण में काम किए हैं। तुष्टिकरण में आपने एक आदमी को ज्यादा प्रोटेक्शन देकर उसको आसमान पे उठाया है। अब जब हम उसको कानून के शिकंजे में कसते हैं कि नहीं, जो कानून मेरे लिए है वो तुम्हारे लिए है, तो उसको लगता है कि मेरे साथ जाति हो रही है, जाति हो रही है। लेकिन सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सबके लिए चल रही हैं। वो हम हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, एक समय लगेगा जब उनके अंदर भी विश्वास पैदा होगा कि ये सरकार मेरे लिए भी उतना ही काम कर रही है जितना कि वो हिंदू के लिए काम कर रही है। मुसलमान तो हर आपके भाजपा के कार्य में जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सामने देख लीजिए मस्जिद को तोड़ा गया था, अवैध जमीन पे बना था, अवैध जमीन पे बना था। और आपको पता होगा कि उस मजार की लड़ाई लड़ने वाले, सब मैं ना बोल रहा हूँ, एक यादव जी जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उनको देवरिया की सड़कों पे दौड़ा के उनको मारा गया था, उनकी हत्या हुई थी। तो किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार नहीं। जब वो मारे गए थे तब भाजपा की सरकार नहीं थी। उनकी जब हत्या हुई तो भाजपा की सरकार नहीं थी। भाजपा की सरकार होती तो जमीन कभी खाली हो गया होता। अच्छा। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। अच्छा। कांग्रेसियों की सरकार थी, उनके सपोर्ट से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। इसलिए उस समय हमारी लड़ाई को एक अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया गया और हमको अपनी जान गंवानी पड़ी। और जब आज सरकार है, किसी ने उस मुद्दे को रेस किया, मैं कह सकता हूं कि आप अवैध जमीन पे बनाए थे, उसको तोड़ा गया, ये फैसला सही है। भविष्य में जब भी आप धर्म का मस्जिद बनाए, मजार बनाए, तो जमीन की नौयत को देख भी बनाए। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो बात कर लीजिए, जैसे भाजपा की बात लगातार हो रही है, तो आपको यूपी जी की सरकार कैसी लगी? आपने अच्छा सवाल किया है। डेवलपमेंट की स्पीड बहुत तेज है, कानून का राज बहुत तेज है। कानून से बाहर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं जाएगा, दूसरे दलों का कार्यकर्ता भी नहीं जाएगा। एक स्टाइल उनकी अच्छी लगती है कि कानून का जो घेरा है ना, उसी के अंदर सभी जनमानस को रखना चाहते हैं। जो उससे बाहर जाएगा उसके ऊपर रास्ता लगेगा, गुंडा एक्ट लगेगा, वो जेल जाएगा। राजनीति यहाँ की ठीक नहीं होती है। अब देखिए, ठीक हो रही है तो थोड़ी लोगों को तकलीफ हो रही है। जब रास्ते अच्छे बनते हैं तो पहले पुराने वाले को तोड़ा जाता है, फिर नई मिट्टी बनती है, पड़ती है उस पर, फिर रोलिंग होती है, फिर जब फाइनल बन जाता है सब लोग कहते हैं बड़ा अच्छा रास्ता बन गया। तभी हम लोग कानून के माध्यम से फाइनल स्टेज में। कहीं ना कहीं कह रहे हैं लोग की रोजगार नहीं मिल पा रही है इस सरकार में। देखिए, रोजगार हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे युवा पैदा कर रहे हैं जो रोजगार क्रिएट करें। कह रहे लोग हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, रोजगार की बात छोड़ दीजिए। हिंदू मुस्लिम की कहाँ बात, कोई मुझे बताइए ना किसी मुस्लिम का हमने पन्ना रिजेक्ट कर दिया। रोजगार नहीं मिल रहा है। कौन सा रोजगार आपको दे रहे हैं? नहीं मिल रहा है। तमाम लोग आप जिस बाजार से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, एक बेस्ट स्टूडेंट लेके आइए जो अच्छे मार्क के साथ क्वालिफाई किया हो, उसको रोजगार न मिला हो, तब कहेंगे हम बेरोजगार है, उसको बेरोजगारी कहेंगे। अरे आप पढ़ के आइए और सीना ठोक के कहिए कि मैं पढ़ के आया हूं, मुझे एग्जामिनेशन बैठाइए और इंटरव्यू ना पास हो तो मुझे बताइए। आज आप बताइए, पहले आईएएस के बेटा आईएएस, पीसीएस के बेटा पीसीएस, आईपीएस के बेटा आईपीएस बनता नहीं बनता था। आज आपके घर के, आप यादव नहीं है, आपके घर के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? भाजपा की सरकार में कोई पैसे लग रहे हैं आपके खानदान के बच्चे एसडीएम बन रहे हैं, कोई पैसे लग रहे हैं उसके? लेखपाल लोगों की भर्ती 3 बार हुई है, क्या पैसे लगे उसके? ये सरकार बहुत साफ सुथरी काम कर रही है, जो पढ़ेगा वो रोजगार पाएगा। यानी आपको कहने जो अच्छा से पढ़ के आए वही रोजगार पाएगा। देखिए, अभी बातें क्यों हो रही हैं? एक समय था भारत में जब यहाँ का ब्रेन, जो गरीब घरानों से ब्रेन आते थे वो सड़क पे घूमता था, जो अमीर घरानों से आधी ब्रेन के जो लोग थे वो भारत सरकार में, वित्त सरकार में नौकरी पाते थे। रीजन क्या? उनके पास पैसे थे, उनके जो पिता थे वो पैसे वाले थे। पैसा दे के कांग्रेस की सरकारों में, सपा की सरकारों में नौकरी मिलती थी। और जो रियल ब्रेन था, जिसके पास ताकत थी उसके ब्रेन में, वो सड़क पे घूमता था। इसीलिए दुनिया के बड़े देशों ने
भारतीय ब्रेन को अपने देशों में आने का मौका दिया। उनको पता है कि ये गरीब का बेटा है, इसके पास ब्रेन है और ब्रेन सड़क पे घूम रहा है, बिना ब्रेन वाला भारत में नौकरी पा रहा है, इसलिए ब्रेन वाले को अपने कंट्री में बुलाओ। आप अमेरिका, चाइना, किसी भी कंट्री को उठा लीजिए, उस समय के सारे हमारे ब्रेन चले गए दुनिया के देशों में। अमेरिका को हम भी चला रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस चला रही है। कई ऐसे कारपोरेट हैं जिसके सीईओ भारतीय लोग हैं। आप चाइना में चले जाइए, 10,000 से ज्यादा इंजीनियर जो भारतीय बच्चे हैं वहां काम कर रहे हैं। तो ये भारत का ब्रेन था ना, वो पैसा दे गया, नौकरी नहीं पा सकता था। इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस की सरकारों में भ्रष्टाचार की गति बहुत तेज थी, और हमारी सरकार में जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रही है। और हाँ, ये जरूर है कि भारत के जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें। हम स्टार्टअप के थ्रू युवा को ट्रेंड कर रहे हैं, स्किल्ड कर रहे हैं, और जितनी कांग्रेस की सरकारों में स्टार्टअप नहीं निकले उससे 4 गुना हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निकले स्टार्टअप। उसका लाभ सरकार भी ले रही है। और हमारे अंदर गर्ष नहीं होता अपने देश के युवाओं पे, तो हम आत्मनिर्भर भारत का नारा नहीं देते हैं। आत्मनिर्भर भारत का नारा हमने दिया है, वो आप जैसे युवाओं पे गर्व करके हमने दिया है। अब हमारे अंदर मेधावी बच्चे जो है हमारे यहाँ कुर्सी संभाल रहे हैं, हम उसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या लगता है कि तीसरी बार आपकी 2027 में तीसरी बार आपकी सरकार बनने वाली है? देखिए, लोग अब जो वक्त आया है ना, लोग नारे को पसंद नहीं करते हैं। नारे को नहीं। वर्तमान का समय जो है नारा को पसंद नहीं करते हैं। मंचों से आके झूठी बातें बोल के चले गए, हाथ हिला दिए, लच्छीमार भाषा बोल के चले गए, उस पर वोट नहीं मिलने वाला है। अब वोट काम के आधार पर मिलने वाला है। काम के आधार पर डेवलपमेंट कौन कर रहा है उसके आधार पर मिल रहा है। उसके पीछे किसी जात पात की कोई बात नहीं है। जो काम करेगा वोट पाएगा। इस मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार भारत की संस्कृति, विकास, सब कुछ और राष्ट्रवाद तीनों एक साथ लेके चल रहा है। क्या लगता है तीसरी बार सरकार बनेगी? गारंटेड बनेगी। पूर्ण विश्वास? पूर्ण विश्वास है। कोई उसमें इफ बट है ही नहीं है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। हम वो सारे बिंदुओं को साथ लेके चल रहे हैं जिससे देश और प्रदेश के हर आदमी को संतुष्ट कर सके और भारत के युवा के लायक, नई पीढ़ी के लायक इस देश में, इस प्रदेश में नेता मिले हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। अगर कहूँ ना कि चीफ मिनिस्टर का पोस्ट भी अगर ट्रांसफरेबल होता कि 3 साल उत्तर प्रदेश और 3 साल बंगाल और 3 साल फला स्टेट में काम करना है, तो पूरा इंडिया कहता है कि हमारे यहाँ योगी जी का ट्रांसफर करा था। अच्छा। वो 4 साल यहाँ देखें, 2 साल यहाँ देखें, 3 साल यहाँ। एक कम बड़ी बात है क्या कि बंगाल के हाई कोर्ट में जज साहब कुर्सी पे बैठे हैं और एक केस उनके कोर्ट में चल रहा है अतिक्रमण का। बहस होती है, तो बहस जब समाप्त होती है तो कहते हैं लास्ट में, क्या योगी जी का बुलडोजर बुलाना पड़ेगा क्या? बुलडोजर तो चर्चे में पूरी तरह चर्चे में है। तो बुलडोजर को बुलडोजर आप मत समझिए। बुलडोजर एक लॉ है, बुलडोजर एक कानून है, उसको आपको जेसीबी मत समझिए। इसलिए हर जगह दौड़ाया जाएगा। हर जगह वो कानून है, वो गली गली में जाएगा और उसके दरवाजे में जाके खड़ा होगा। जो अपने को माफिया गुंडा समझता होगा कि मेरे दरवाजे कानून नहीं आएगा, वो कानून उसके भी दरवाजे जाके खड़ा है, तो वहां भी जाके तोड़ने के बुलडोजर काम करेगा। बात कर लिया जाए हेल्थ पे। अभी आपकी सरकार 5 लाख की हेल्थ योजना चला रही है, तो क्या लगता है हेल्थ सिस्टम काफी खराब है, तो क्या हेल्थ नहीं सिस्टम सुधार? देखिए, हेल्थ सिस्टम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बीमार ज़्यादा होंगे। ये कह सकता हूँ कि जिस गति से हमारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, स्पेस मुझको चाहिए, उस गति से हमको स्पेस नहीं मिल पा रही। सभी लोग पीजीआई में चाहते हैं इलाज हो, सभी लोग चाहते हैं एम्स में इलाज हो, सभी लोग चाहते हैं केजीएमसी में इलाज हो, सभी लोग चाहते हैं रामनगर लोहिया में इलाज हो। ये बात ध्रुव सत्य है, मैं सत्य को भी स्वीकार करता हूँ कि हमें जो स्पेस चाहिए वो अभी नहीं मिल रही है। एक गरीब जब पहुँचता है पीजीआई में तो वो लिंक ढूंढता है, लिंक ढूंढता है कि मैं किससे फोन कराऊं कि मुझको बेड मिल जाए, बेहतर सुविधा मिल जाए, बेहतर सुविधा मिल जाए। ये इस चीज़ को थोड़ा हमको समाप्त करना होगा, समाप्त करना होगा।
एक जो छोटे अस्पतालों में CSC लेवल पर, PSC लेवल पर, जिला अस्पताल लेवल पर जो एक रेफर की एक परंपरा जो बनी हुई है ना, हाँ, कि हम क्यों हेडेक लेने रेफर करो इसको मेडिकल कॉलेज, वो समझे। सरकार को इस पर थोड़ा सख्त होना पड़ेगा कि जिस मरीज को आपने रेफर किया, जो उसकी बीमारी थी, क्या उसका इलाज जिला अस्पताल पे संभव था या नहीं था। अगर उसका इलाज जिला अस्पताल पे संभव था, इसके बाद भी अगर उसने रेफर किया है, तो आप उस डॉक्टर को सस्पेंड करेंगे, उसको बर्खास्त करेंगे। ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और जिस दिन इसकी स्क्रूटनिंग चालू हो जाएगी ना, उस दिन मुझे लगता है गरीब परेशान होना बंद हो जाएगा। आज आप जिला अस्पताल पढ़ौना रेफर करते हैं PGI को, हम चले गए PGI, क्या पढ़ौना से PGI जाने में भी खर्चा लगता है, और पता चलता है कि हम PGI गए, एडमिट हुए, मेरी जांच हुई, जांच में कुछ नहीं आया, 200 रुपए को उसने दवा किया, मैं ठीक होकर घर आ गया। तो इसकी स्क्रूटनिंग होनी चाहिए, फिर वो ट्रीटमेंट हमारा जिला अस्पताल को क्यों नहीं, हमारी वो सारी सुविधाएं जो है जांच की है जिला अस्पताल को क्यों नहीं। आपने डायग्नोसिस किया नहीं, और जैसे मरीज गया आपने रेफर कर दिया, उसको दूसरी जगह भेज दिया, दूसरी जगह भेज दिया। आप बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, इलाज करके तनख्वाह नहीं लेना चाहते हैं, आप बैठ के तनख्वाह लेना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। इसकी स्क्रूटनिंग आवश्यक है कि अभी तो सरकार तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों में लागू कर दिया है कि 5 लाख वाली जो योजना है, आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके इलाज करें। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह प्राइवेट तरीके से इलाज होता है, उस तरह नहीं मिल पाता है लोगों को इलाज। देखिए, मैं नहीं कह सकता, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। सरकारें जो काम करती हैं उनके पास उससे इंटेलिजेंट ज्यादा है। हम तो आपके सरकार पे बात कर रहे हैं, सरकार जो काम करती है उनके इंटेलिजेंट ज्यादा है, उनके पास ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे रहते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, उनको जैसा अच्छा लगता है। देश में 55 करोड़ लोग जो है आयुष्मान कार्ड धारक हैं, करीब 7 करोड़ के आसपास लोग इसका लाभ भी लिए आयुष्मान कार्ड। पहला काम तो आयुष्मान कार्ड को 100% फ्री कर दी कि मैं किसी भी चीज का इलाज ले सकता हूँ। बीमारी को बांड मत करिए, और परसेंटेज मत दिखाइए, उसको 100% फ्री करिए कि मैं जो चाहूँ इलाज ले लूँ। हाँ, बुखार का न ले लूँ, खांसी का न ले लूँ, कहीं हल्का फुल्का गिरा मुझे खरोच आया, इसका इलाज न ले। लेकिन जो हमारी महंगी इलाजें हैं, 10,000 से ऊपर के इलाजें हैं, हमको उसको फ्री कर देना चाहिए, वो हम आयुष्मान से इलाज ले लें। अच्छा, बात कर लिए चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान से पहले रिश्ते खराब थे, अभी अमेरिका से भी खराब है, इस पर आपका क्या कहना है? आप बहुत इंटरनेशनल सवालों में चले गए। इंटरनेशनल लेवल पर आपकी लगातार पोस्टेड आते भी रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं, लिखता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप जैसे युवा भी इस बात काफी लंबा लिखते हैं, उस चीज को जाने। देखिए, कल तक हम बहुत दबे स्वर में बात करते थे जब इन मुल्कों की बात आती थी, दबे स्वर में बात करते थे इसलिए कि अपने को कमजोर समझते थे। मनमोहन सिंह जी के जो प्रधानमंत्री थे, उनके स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का कभी कभी हमारे देश पे कुछ घटनाएं घटती थी तो वो कहते थे कि मैंने दूतावास में आपत्ति दर्ज कराई। उस कंट्री के दूतावास थे, उसमें हम एक आपत्ति दर्ज कराते थे कि ये घटना निंदनीय है, यानी कि टेररिस्ट आकर के भारत में आक्रमण कर देता था, मार देता था लोगों को, उसकी भी हम आपत्ति दर्ज कराते थे, जवाब नहीं देते थे, जवाब नहीं देते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से हमने डिसीजन लिया है कि आप मेरे में घुसोगे, मैं तुम्हारे में घुसूंगा, तुम मुझको मारोगे, मैं तुमको मारूंगा। तो अब हम दबे स्वर में बात नहीं करते हैं, आंख में आंख डाल के बात करते हैं, पलक नहीं गिराते हैं। मारोगे तो मारेंगे, मारोगे तुम मारूंगा, हमारे ये कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे पैर काटूंगा, तुमको पीछे हटना पड़ेगा। आपने देखा चाइना को पीछे हटना पड़ा, और आज अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहा है, मेरे तो कोई असर नहीं। यानी ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। भारत स्वावलंबी देश की तरफ जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और बन रहा है। जब तमाम सवालों का आपने बेहतर तरीके से जवाब दिया, आखिरी सवाल मेरी एक और है आपसे। आप करीब 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए चल रहे हैं, तमाम कई सभाएं आपने किया, 5-7 ऐसे सभाएं जो लगातार आपका निरंतर चलते रहा, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी आप पे भरोसा करेगी इस बार? तो मेरा काम है अपना काम करते रहना। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है, हमारे यहाँ नेता भी बहुत हैं, लेकिन संगठन बेस्ड पार्टी है,
और 20 साल तो नहीं कर सकते हैं, 2005 से 2010 तक ब्लॉक प्रमुख रहे। ये बात आप कह सकते हैं कि 20 वर्षों से ये ब्लॉक मुखी की पद जो है परिवार नहीं है, जनता में आपकी परिवार सेवा नहीं का। है। लेकिन 2010 के बाद लगातार जो है मैं जनता के बीच ही रहा, जनता के बीच ही रहा। इंतजार करिए। नहीं तो कहीं ना कहीं आदमी अगर किसी चीज के लिए 2 कदम बढ़ाता है तो कुछ उम्मीदें रहती है कि कहीं ना ये कहीं पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा की पार्टी है, लोगों के बीच रहने की पार्टी है। लगातार इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान आते रहते हैं, अपने संबोधन में बात बोलते रहते हैं। कौन सा मेरे पास सामने लक्ष्य था इस देश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने? जब कोविड आया तो सब हम सड़क पे खड़े थे, 2.5 लाख से ऊपर तो हमने मास्क बांटा था, गांव-गांव बाजार बजार खड़े हो गए। कई जगह आपने भोजन का भी व्यवस्था गांव में कराया था। 30 दिन तक लगातार आप ही क्या किचन चलाता रहा, किचन लगातार चल जा रही थी। और देखिए लोगों ने कितना उसमें सपोर्ट किया। मतलब लोग अपने साधन से राशन पहुंचाए जाते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का सेवा भाव है। आप सेवा करते रहिए, जिस दिन पार्टी उम्मीद मत करिए, उम्मीद कभी मत करिए, सेवा अपना काम करते रहिए। अच्छा, अंत में जाते जाते एक और सवाल है जो लोगों को जुबान पर हमेशा आती रहती है। आप एक व्यवसायी हैं और बिजनेस भी करते रहते हैं, और देखा जाता है तमाम कार्यक्रम करते रहते हैं, सभा करते रहते हैं भाजपा के लिए, तमाम लोगों के लिए मदद करते रहते हैं, क्षेत्र में चलते रहते हैं। तो कैसे ये सब चीज कर लेते हैं? एक तरफ आपका बड़ा बिजनेस और दूसरी तरफ जनता में सेवा, तो हमेशा जनता की सेवा में आप दिखते हैं, तो बिजनेस कब कर लेते हैं? देखिए, जो लोग मेरी फर्म में काम करते हैं, व्यापार में काम करते हैं, अगर आप कुछ लोगों को जानते होंगे, व्यवसायी तो को पास उसमें क्या है, उसमें 8 घंटे का एम्प्लॉय कोई नहीं है। ये सब 24 घंटे के एम्प्लॉय है। 24 घंटे के लिए सब 24 घंटे के लिए एम्प्लॉय है, कोई 8 घंटे वाला नहीं है। 8 घंटे वाला एम्प्लॉय होता तो कभी का मेरा व्यापार बंद हो गया होता। अच्छा। और मैं सड़क पे होता। जो लोग भी हैं 24 घंटे के एम्प्लॉय हैं। आप रात को 2 बजे फोन मिलाएंगे कि मेरा ये काम है, तो मेरा एम्प्लॉय फोन उठाएगा और उसी समय आपको व्यवसायिक जवाब देगा, और वो सभी विजय राय बन के काम विजय राय बन के काम लगता है आपको? आप जब विजय राय बन के काम करेंगे तो मेरे व्यापार में कोई उसका बुरा असर, मुझे तो यही लगता है। यही लगता है, बिल्कुल। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूपी बिहार न्यूज चैनल पे समय देने के लिए। धन्यवाद शत्रुघ्न भाई साहब, आपको धन्यवाद। तो आप लगातार सुन रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय कुमार राय जी से हमारी लगातार वार्तालाप हो रही थी। आपको इनकी विचार कैसे लगी और इनके तमाम सवालों का उत्तर में क्या आपको सही लगा और क्या गलत, आप अपना विचार जरूर रखेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे कि इनकी विचार और इस सवाल लोगों तक पहुंचे। और आप लोग क्या राय, अपना राय इसमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।